फ्रेंड्स, साईफाई मूवीज हम देखते हैं कई वजहों से। पहला तो ये कि वो एंटरटेन अच्छा करती हैं और जिस बात में तो कोई भी शक नहीं, और दूसरा कि साईफाई मूवीज हमें एंटरटेन करने के साथ साथ विज्ञान का ज्ञान पाने में भी मदद करती हैं, चाहे थोड़ा सा ही सही। यानी ये मूवीज 2 in 1 वाली स्कीम भी होती हैं। पर क्या वाकई क्या वाकई में साईफाई मूवीज हमें एंटरटेन करने के साथ साथ वैज्ञानिक नॉलेज भी प्रदान करती हैं? फ्रेंड्स, ये बात कुछ हद तक सही भी है, जैसा कि हमें लगता भी है, पर पूरी तरह सच भी नहीं है। ये बात तो सच है कि साईफाई मूवीज में आजकल साइंस के बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स का बेहतरीन तरीके से यूज होने लगा है, जैसा पुराने टाइम में बिल्कुल भी आसान नहीं था। टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ CGI, VFX और रियलिस्टिक एनिमेशन की वजह से विज्ञान की तगड़ी दखल अंदाजी से साईफाई मूवीज में पहले के मुकाबले अब ये करना कई गुना आसान हो गया है और दिनों दिन आसान ही होता चला जा रहा है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि विकसित होती टेक्नोलॉजी की वजह से जितना आज साईफाई मूवीज में साइंस के सभी फील्ड्स के सभी कॉन्सेप्ट्स के रूल्स को यूज करके बेहतरीन सीन्स डेवलप करना आसान हुआ है ना, उतना ही साईफाई मूवीज में साइंटिफिक रूल्स को बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ कर दिखाए जाने की वजह से मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि साइंस फिक्शन मूवीज साइंस की थोड़ी बहुत भी एक्यूरेट नॉलेज परफेक्टली पाने का बेहतरीन जरिया नहीं होती हैं। और कमाल तो ये है कि ये वाली जो दुख की बात है ना फ्रेंड्स, यही साईफाई मूवीज में मजे का कारण भी बनती है। होती तो है ये मूवीज साइंटिफिक नॉलेज की डिफिशियंसी ही, या मैं इसे साइंटिफिक नॉलेज का कुपोषण कह लूं, जो ये साईफाई मूवीज हमारे दिमाग में पैदा करती हैं हमें अपना रस फील कराने के लिए। पर है ये बड़ी ही मजेदार चीज। आज के वीडियो में इसे ही समझेंगे और समझेंगे ये भी कि किस तरह साइंटिफिक नॉलेज की ये डिफिशियंसी साईफाई मूवीज में रस भरती पाई जाती है आजकल। एक्चुअली ये कोई 1 पार्ट वीडियो नहीं होगा, इसके कुछ और पार्ट्स तो आएंगे ही। बीच बीच में मैं नॉन साइंस फिक्शन मूवीज का भी एग्जाम्पल लेता रहूंगा कि कैसे उनकी स्टोरी या थियोरी की कमी ने उन्हें जबरदस्त फायदा पहुंचाया या दिया जबरदस्त घाटा। खैर फ्रेंड्स, आपको तो पता ही होगा कि एवेंजर्स एंड गेम की एंडिंग एक्सप्लेन करने वाले लास्ट वीडियो से हमने इसे समझने की शुरुआत की थी, क्योंकि एंड गेम में भी टाइम और स्पेस से रिलेटेड बहुत ही आधी अधूरी थियोरी का इस्तेमाल हुआ था। एवेंजर्स एंड गेम थियोरेटिकली भी इसका परफेक्ट उदाहरण है कि ज्यादातर साईफाई मूवीज में कैसे साइंस के आधे अधूरे कॉन्सेप्ट का ही यूज होता है और कैसे इससे कहानियां दमदार बन जाती हैं। साईफाई मूवीज कितने अच्छे से हमें एंटरटेन कर सकती हैं, इस पर तो हम आज तक बात करते आए ही हैं फ्रेंड्स। पर साइंस फिक्शन मूवीज अपने अधूरे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स, रूल्स के यूज और क्रिएटर्स की बेहतरीन कल्पना से युक्त होकर किस तरह हमें रियल साइंटिफिक नॉलेज की माइनर डिफिशियंसी पैदा करके थोड़ा सा हमको भ्रमित करके रियल साइंस और रियलिटी को एज इट इज फील करने से हमें किस तरह से रोकती हैं। अपनी कहानी को हमें खुलकर फील कराने के लिए आज हम थोड़ा इसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि वीडियो इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। यात्रीगणों से निवेदन है कि कृपया अंत तक साथ बने रहें। फ्रेंड्स, आज के वीडियो के सिंपली 3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 पॉइंट पर है फ्रेंड्स अंडर वाटर मूवीज, यानी कि पानी के नीचे के माहौल पर बेस्ड जो मूवीज होती हैं, जैसे कि अंडर वाटर, डीप ब्लू सी और ऐसी ही दूसरी मूवीज जिनमें हम देखते हैं ऐसी तगड़ी और आधुनिक इंसान की बनाई हुई जगहें जो पानी की सतह से बहुत नीचे बनाई हुई होती हैं और इंसान सांस ले सके इसके लिए इन जगहों के भीतर का वातावरण मशीनों की मदद से कंट्रोल करते दिखाया जाता है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हम कभी भी शुद्ध ऑक्सीजन नहीं लेते हैं? दरअसल हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन और अन्य गैसेस के साथ साथ ऑक्सीजन भी पाई जाती है। हमको ऐसी ही मिक्स्ड एयर वाली ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो इसलिए पानी के नीचे सांस लेने के लिए भी हवा का कोई आधुनिक जुगाड़ू इंतजाम हो तो उससे मिलने वाली एयर में भी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और थोड़ी बहुत दूसरी गैसेस की मिलावट होना बहुत जरूरी है। लेकिन फ्रेंड्स, पानी में 100 फीट से ज्यादा नीचे जाने पर जो नाइट्रोजन होती है ना, ये थोड़े से मजाक के मोड में आने लग जाती है, क्योंकि हवा में मौजूद नाइट्रोजन पानी में बहुत ज्यादा नीचे जाने पर पानी के आसपास के माहौल का दबाव और वातावरण में आए बदलावों से मानो पिघलने सी लगती है। विज्ञान कहता है कि पिघलती नाइट्रोजन वाली ऑक्सीजन में सांस लेने पर इंसान को नाइट्रोजन नार्कोसिस हो सकता है। इसे हवा का नशा भी कहा जाता है। हाँ फ्रेंड्स, हवा का नशा। नाइट्रोजन गैस के इस नशे में आपको दिशा भ्रम होगा या फिर आपका बहुत हंसने को मन करेगा। सुनकर ही हंसी आ गई। लेकिन ये स्थिति बहुत थोड़ी देर के लिए ही बनी रहती है। वैसे अगर आप गहरे पानी में गोता लगाए बैठे हों और तब अगर आपका दिमाग नाइट्रोजन नार्कोसिस का शिकार हो जाए तो स्थिति जानलेवा भी हो सकती है। तो भी नाइट्रोजन नार्कोसिस सुनने में बहुत मजेदार लगता है, पर फिर भी अंडर वाटर सिचुएशंस पर बनी किसी भी मूवी में इस कुदरती इफेक्ट को एक्सप्लेन करता हुआ एक भी सीन कभी नहीं होता। डीप ब्लू सी जैसी मूवीज की बात तो मैं चाहे ना भी करूं तो चलेगा, क्योंकि डीप ब्लू सी अपने एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल एक बढ़िया स्टोरी वाली मूवी थी। लेकिन लाफ्टर और हल्केपन को तरसती अंडर वाटर जैसी मूवी की स्क्रिप्ट को नाइट्रोजन नार्कोसिस के नशे की जरूरत थी। अंडर वाटर मूवी की स्क्रिप्ट के खालीपन को भरने में इस
इफेक्ट पर बेस्ड सीन से शायद थोड़ी बहुत मदद जरूर मिलती। बाय द वे, व्हाट डू यू थिंक? कहना गलत नहीं होगा कि पानी के नीचे के माहौल पर बेस्ड मूवीज हमेशा नाइट्रोजन नार्कोसिस को छुपाती आई हैं, जैसे कि वो हो ही ना। यानी कि पानी के नीचे के माहौल पर बेस्ड जितनी भी मूवीज होती हैं, वो एक रियल साइंस कॉन्सेप्ट को छुपा कर अपना रस जमाती हैं। फ्रेंड्स, नंबर 2 पॉइंट पर है अगला कॉन्सेप्ट, आई मीन अगली मूवी जिसने बायोलॉजी यानी बॉडी साइंस के नियमों की ऐसी तैसी फेर कर अपनी अलग पहचान बनाई है। उसका नाम है गेट आउट। गेट आउट मूवी की कहानी में दिखाया जाता है कि एक डॉक्टर मियां बीवी होते हैं डीन और मेसी, जो अपनी खूबसूरत बेटी रोज को चारे की तरह इस्तेमाल करते हुए जवान लड़के लड़कियों को बहला फुसला कर अपने घर लाते हैं और उन्हें हिप्नोटाइज करके उनके शरीर की बूढ़े हो चुके अमीर लोगों को बिक्री कर देते हैं। मूवी में दिखाया गया कि डॉक्टर डीन ने बूढ़े लोगों के दिमाग को ऑपरेशन के जरिए जवान लोगों के शरीर में डालने में महारत पाली थी और कहानी में वो असली इंसान जिनकी बॉडी का इस्तेमाल होता था तो सर्जरी होने के बाद वो अपने शरीर में कैद हो जाते थे। साइड इफेक्ट के नाम पर बस इतना ही साइड इफेक्ट होता था कि अगर कभी उनकी आंखों पर फ्लैश लाइट पड़ती तो थोड़ी देर के लिए वो जाग जाते थे और विरोध करने लगते थे। पर क्या वाकई क्या ऐसी पेचीदा सर्जरी इतनी आसान होती है या हो सकती है? अगर किसी और इंसान का भेजा किसी और इंसान के शरीर में फिक्स कर दिया जाए तो क्या सिर्फ इतना ही साइड इफेक्ट होगा? भविष्य की तो अभी बात हम नहीं करते हैं फ्रेंड्स, पर वर्तमान में ऐसी सर्जरीज इतनी आसान बिल्कुल भी नहीं होती हैं जितना गेट आउट मूवी में दिखाया गया है, क्योंकि गेट आउट मूवी में शरीर से जुड़ी एक भयंकर विशेषता को छुपाया गया है, जो है एक शरीर द्वारा पराये शरीर से आए ऑर्गन या टिश्यू को नकार दिया जाना। जो लोग भी किसी डोनर से कोई ऑर्गन या बोन मैरो वगैरह का ट्रांसप्लांट अपनी बॉडी में कराते हैं तो वो इंसान बॉडी की इसी विशेषता से डरते हैं कि उनकी बॉडी कहीं पराई बॉडी से आई चीज को नकार ना दे। डॉक्टर भी इम्प्लांट ऑपरेशन करने से पहले पेशेंट्स को इस जोखिम के बारे में बता जरूर देते हैं और गेट आउट मूवी की कहानी में शिकार बने लोगों की बॉडी में कोई छोटा मोटा इम्प्लांट भी नहीं किया जाता था। डॉक्टर डीन अपने कस्टमर्स का पूरा ब्रेन निकालकर जवान लोगों की बॉडी में डाल दिया करते थे। फ्रेंड्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और हेयर ट्रांसप्लांट को छोड़कर बाकी ट्रांसप्लांट के मामले में हर बार ये पॉसिबिलिटी बनी ही रहती है कि बॉडी डोनर से मिले ऑर्गन को एक्सेप्ट कर भी सकती है पर नकार भी सकती है। इन केस अगर बॉडी को पसंद नहीं आता ट्रांसप्लांट तो बॉडी डोनर से लेकर इम्प्लांट किए गए ऑर्गन को गलाना शुरू कर देती है। ये इम्यून सिस्टम का हमला होता है, क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम इम्प्लांटेड ऑर्गन को भी वैसे ही ट्रीट कर रहा होता है जैसे वो शरीर में घुसने वाले बाहरी परजीवी या बैक्टीरिया को करता है, यानी कि वो उससे लड़ने लगता है। तो ऐसे में अभी तो डॉक्टर क्या करते हैं कि अगर पेशेंट की बॉडी नए ऑर्गन को नकारने लगे तो डॉक्टर पेशेंट के इम्यून सिस्टम को धीमा करने के लिए दवाएं लिख देते हैं कि हमला रुक जाए। यानी आपकी बॉडी अगर डोनर के अंग को नकार देती है तो आपको जिंदगी भर दवाएं खानी पड़ सकती हैं। लेकिन गेट आउट मूवी की स्क्रिप्ट में बिल्कुल भी इस साइड इफेक्ट के लिए जगह नहीं थी, इसलिए ये साइड इफेक्ट ही नहीं था, क्योंकि दिमाग बदलने वाली उस कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी का कोई भी मेजर साइड इफेक्ट ना होना ही कहानी में डॉक्टर डीन के धंधे को चमकाता था। कईयों की सर्जरी की डॉक्टर डीन ने, पर इस साइड इफेक्ट ने कहानी में एक को भी नहीं छुआ, जिस वजह से कहानी में दिखा कि बड़े बड़े रईस और बूढ़े सेठ सेठानियां डॉक्टर डीन के कस्टमर्स बनने के लिए मरे जा रहे थे। रियल बॉडी साइंस की बात करूं अगर फ्रेंड्स, तो वैज्ञानिक रात दिन लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक भी ये पता नहीं चल सका है कि कैसे हमारी बॉडी डोनर से मिली चीज और अपनी ओरिजिनल में फर्क पता करती है। लेकिन बॉडी किसी डोनर से मिले अंग को नकार सकती है, ये बात जरूर पता है। और गेट आउट मूवी के क्रिएटर्स को भी पता था कि बॉडी साइंस के इस रियल कॉन्सेप्ट को छेड़ना, इसकी बात छेड़ना किसी भी बहाने से मूवी में अगर किया जाए तो भी मूवी का रस घटा देगा। वैसे भी लाखों डॉलर्स पे करने के बाद डॉक्टर डीन के कस्टमर्स नहीं चाहते होंगे कि दूसरे की बॉडी उनके ब्रेन को नकार दे, इसलिए एक इंसान की बॉडी दूसरे के ऑर्गन को नकारती भी है। रियलिटी में जहां इसकी पॉसिबिलिटी 100 में से 50% होती है, गेट आउट मूवी की कहानी में इसकी पॉसिबिलिटी को गेट आउट करके 0% रखा गया था। और इस तरह से ये साबित होता है कि इंसानी बॉडी से जुड़े एक रियल साइंटिफिक इफेक्ट को छुपाकर ही और हमें भुलाकर गेट आउट मूवी ने अपना रस जमाया था। फ्रेंड्स, अब हम चल रहे हैं नंबर 3 पॉइंट की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा, साईफाई मूवीज में साइंस के कुछ कॉन्सेप्ट्स जानबूझकर छोड़े जाते हैं, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको दिखाने जाएं तो मूवी का मजाक किरकिरा होता है। ऐसा ही एक साइंस का कॉन्सेप्ट है जिसे मैं अपनी भाषा में कहता हूँ ऑक्सीजन बॉन्डिंग। सीधी भाषा में अगर कहूँ तो किसी भी एलियन ग्रह पर जाने पर वहाँ की बदली हुई हवा की वजह से होने वाली ब्रीदिंग डिफिकल्टी। एलियंस की अपनी अलग ऑक्सीजन होती है फ्रेंड्स, हम तो उस गैस को ऑक्सीजन कहते हैं जो हमें सांस लेने में मदद करती है, पर एलियंस उसे ऑक्सीजन कहेंगे जो उन्हें सांस लेने में मदद करती है। और थेनोस जैसे एलियंस दूसरी किसी गैस को ही ऑक्सीजन के
जैसे इनहेल करते होंगे इसकी पॉसिबिलिटी ही ज्यादा है। तो भी थेनोस का पृथ्वी या दूसरे ग्रहों पर दम नहीं घुटता था एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में, जैसा कि हमने देखा। ना ही ऐसा था कि माइनर ही सही पर ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती हो। सेम ऐसा ही एवेंजर्स के इंसानी मेंबर्स के भी साथ था जब वो दूसरे ग्रहों पर जाते थे। वो भी आसानी से एलियन प्लैनेट्स पर बिना स्पेस सूट के सांस लेने लग जाते थे। ना तो उन्हें एलियन प्लैनेट के किसी वायरस से होने वाले इन्फेक्शन का डर था और ना ही एलियन प्लैनेट पर टाइम बिताकर वो जब अर्थ लौटते तो उनकी कोई शारीरिक जांच वगैरह होती थी। जबकि असलियत का सिस्टम इससे बिल्कुल उल्टा है। एलियन इन्फेक्शन की बात तो चलिए बाद में करेंगे, पहले बात एलियन ग्रह पर जाने से होने वाली ब्रीदिंग डिफिकल्टी की ही करते हैं। चलो फ्रेंड्स, मैं मान लेता हूँ एवेंजर्स जिन जिन प्लैनेट्स पर गए थे वहाँ उन पर पहले से ही ऑक्सीजन थी, इसलिए उन्हें फर्क नहीं पड़ता था, ना ही उन्हें स्पेस सूट की कोई खास जरूरत पड़ी। और थेनोस और बाकी एलियंस जो एवेंजर्स की कहानी में धरती पर आए चले जा रहे थे, तो वो एलियंस भी जिस दूसरी ऑक्सीजन पर सांस लेते थे वो भी अर्थ के वातावरण में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिस वजह से उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन फिर भी एलियन एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल हो जाना फिर भी कोई मजाक बात नहीं होती है, क्योंकि ऑक्सीजन हर प्लेनेट पर हो जरूर सकती है, हमारी और एलियंस की जो भी है, लेकिन जिस परसेंटेज में गैसेस के जैसे कॉम्बिनेशन में मिली हुई ऑक्सीजन की हम सबको सांस लेने की आदत होती है ना, वैसा कॉम्बिनेशन बना बनाया किसी भी एलियन प्लेनेट पर पहले से बना हुआ नहीं हो सकता। इसकी संभावना तो 100 में से 1% ही होगी। ऐसे में अगर इस रियल साइंस कॉन्सेप्ट पर चलती हुई एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम की स्क्रिप्ट होती ना फ्रेंड्स, तो एलियन प्लेनेट पर ऑक्सीजन होने पर भी एवेंजर्स को थकान होती अगर वो बिना स्पेस सूट या तैयारी के सीधे ही अपनी बॉडी को इंटरेक्ट होने देते एलियन एनवायरनमेंट में। और इसे समझने के लिए आपको किसी एलियन प्लेनेट पर जाने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, बस पहाड़ों पर चले जाइए। जितना ज्यादा आप ऊंचाई पर जाएंगे, हवा में ऑक्सीजन और बाकी गैसेस का जो परसेंटेज और प्रेशर होता है ना, तो वो बदलने से आप बिना मेहनत थकान और ब्रीदिंग डिफिकल्टी महसूस करेंगे, साथ ही उल्टी भी हो सकती है। पर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसी साईफाई मूवीज में इस ऑक्सीजन बॉन्डिंग वाले कॉन्सेप्ट को इसलिए हटा दिया जाता है ताकि हीरोज बिना परेशानी खुलकर एलियंस के साथ रह सके या लड़ सके। जरा सोचिए ना, ज्यादा हाफेंगे तो लड़ेंगे कैसे, या स्पेस सूट पहनेंगे तब भी खुलकर लड़ेंगे कैसे, या स्पेस सूट पहनकर लड़ेंगे तब भी क्या वो देखने में मजेदार लगेगा? नहीं ना, इसीलिए तो कॉन्सेप्ट ही मिसिंग है। दूसरी बात ये है कि इंसान के शरीर तो कोमल है, थेनोस जैसे एलियंस के शरीर फिर भी तगड़े हैं, तो भी माइनर ही सही ब्रीदिंग डिफिकल्टी थेनोस को भी होनी जरूर चाहिए थी। एलियंस ग्रह पर आने पर ऐसा होना स्वाभाविक है, लेकिन थेनोस जैसे तगड़े विलेन का इस साधारण बात के चलते कमजोर दिखना अच्छा नहीं लगेगा ना। जरा सोचिए कैसा लगता अगर इन्फिनिटी वॉर में थेनोस धरती पर आता और आते ही पहले उसे अपना इनहेलर निकालकर दवा लेनी पड़ जाती बढ़ती हुई ब्रीदिंग डिफिकल्टी को दूर करने के लिए। अजीब लगता है ना। इसलिए फ्रेंड्स, मेरी बात का यकीन करिए, एवेंजर्स जैसी वॉर बेस्ड साईफाई मूवीज तो अक्सर साइंस कॉन्सेप्ट को ज्यादा से ज्यादा दबाकर या लगभग छुपाकर ही सफल बनती हैं। क्योंकि देखिए ना, जरा सा ऑक्सीजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट ही हम इम्प्लांट करने गए तो देखिए ना मामला कितना पेचीदा हो गया। तो फ्रेंड्स, एवेंजर्स किसी भी एलियन प्लेनेट पर जाते हैं तो मजे से सांस ले पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। थेनोस और बाकी एलियंस भी पृथ्वी पर बेधड़क आ जाते हैं, ना एलियन वायरस की उन्हें टेंशन है, ना सांस की कोई तकलीफ, और ना ही एलियन प्लेनेट के सन के रेडिएशन से कोई सनबर्न उन्हें होता है। जबकि असल कॉन्सेप्ट अगर पूरे के पूरे इम्प्लांट कर दिए गए तो इन फिल्मी कहानियों में ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं रहेगा। आज का वीडियो फ्रेंड्स इन 3 पॉइंट्स के साथ यहीं पर होता है समाप्त। ज्यादा लंबा वीडियो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं नहीं बना सकता, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि वो आपको बोरिंग लगते हैं फ्रेंड्स। तो अगला वीडियो लेकर, यानी कि इस वीडियो का अगला पार्ट लेकर मैं जल्द हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए आप जाकर कुछ खा पी लीजिए, और ऐसा करता हूँ कि मैं हो जाता हूँ शुमंत गली।